एक ना मैं आपको आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ। मैंने एक रियल एस्टेट पे एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, और मैंने उसमें सारा बताया था कि रियल एस्टेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना इंडिया में है कि कमाते रहो और रियल एस्टेट में डालते रहो और तुम्हारी रियल एस्टेट अपने ऊपर से अप्रिशिएट करती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स वर्सेस उसका फंडा है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, सो अब मैं उसी चीज़ पे एक और बातें बताता हूँ। देखो, यहाँ के रियल एस्टेट के बिज़नेस में इश्यूज़ हैं बड़े। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूँ, आपने वो मेरा वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने ओनर ऑपरेटर बताया कि बंदा जॉब करता है, फिर ओनर ऑपरेटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा काम कर लेता है, फिर वो बंदे रख लेता है, फिर वो ऐसे करके, राइट, मैंने बताया ना आपको। तो वो ओनर मैनेजर बन जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर जाना किसी बस की बात नहीं है, राइट। ओनर ऑपरेटर वाला जॉब ही कर रहा है। रेस्टोरेंट में जो ओनर है वो जॉब ही है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई सिर पे वो हो गया, वो बस कुछ नहीं है, वो बेसिकली जॉब ही है। बस वो कहने की बात है जी रेस्टोरेंट करते हैं, बाकी काम में लगे रहते हैं सारा दिन। नाउ इसी तरह से बताते हैं कि रियल एस्टेट में भी ऐसे ही है। मैंने बताया था कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप ओन करते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपका, उसमें बहुत सारा खर्चा होगा। ठीक है ना, पर चलिए खर्चा होगा और सारा आपको परेशानी आएंगी। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। एक ना कईयों ने लॉजिक दिया कि यार कोई ऐसे रीज़न आया कि यार चलो कुछ गलत तो नहीं करना पड़ता, सब ठीक है, ऐसे कर लेंगे। एक्चुअली बड़ा रूटीनली जिस बंदे के पास वो एक्चुअली किसी बंदे ने ये भी बोला था कि होटल के अंदर ना कुछ इधर उधर के कुछ करना पड़ सकता है, या कि इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहले आपको बता दें कि रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पे आपको इंश्योरेंस फ्रॉड करना ही पड़ेगा। यही पॉइंट है जो मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ। आपको इंश्योरेंस फ्रॉड करना ही पड़ेगा। आप 10,000 किस्म के इश्यूज़ आप रिजॉल्व लेकर आएंगे तो आपको उनको सोल्यूशन निकालने के लिए आप इस तरह की चीज़ें करोगे ही करोगे, राइट। इंश्योरेंस फ्रॉड कैसे करते हैं दुनिया? मान लो उनका एसी यूनिट ख़राब हो गया, रेंटल यूनिट का, पहले तो उन्होंने इंश्योरेंस ले नहीं रखी क्योंकि मंथली एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। जब लेने की बारी आई, जब वो ख़राब हो गया तो उसके बाद इंश्योरेंस ले ली। तो टिपिकल इंश्योरेंस की शर्त होगी कि पहले वाले का नहीं, अगर ख़राब होने के भी 3 महीने बाद इंश्योरेंस लेने के भी 3 महीने बाद मतलब ख़राब हो तो ही इसको कवर होता है। 3 महीने तक कोई इशू कवर नहीं करते। कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं, वो कुछ उसका वर्ड होता है, तो आप वो चेक कर लेना क्या होता है। सारे इंश्योरेंसेज में ऐसा कुछ होता है। जब आप इंश्योरेंस लेते हो इन सब चीज़ों की, क्या नाम है, अप्लायंसेस की एंड ऑल दैट स्टफ, अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स इन द हाउस। तो अब क्या होता है, वो बंदे क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं और शो कर देते हैं 3 महीने के बाद हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत ही इलीगल चीज़ है, उससे जेल भी हो सकती है। और बड़ी कॉमन मतलब इस चीज़ इसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को जज किया जाता है। इंश्योरेंस फ्रॉड इज़ अ वेरी बिग इशू इन दिस कंट्री। तो क्या है कि ये गलत काम आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज अदरवाइज़ आपको वारे नहीं पड़ता है सब, आपके सारे पैसे इसमें चले जाते हैं। जो थोड़ी बहुत ही आपको कमाई आ रही होती है वो किसमें चले जाती है। ठीक है ना, सो दिस इज़ वन। अब दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर ना 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। मान लीजिए आपने घर लिया, मान लीजिए आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया। एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैं मॉर्गेज पे घर लूँगा और वो मॉर्गेज से घर मेरा, जो किराए से मेरा घर मॉर्गेज पे ऑफ होती रहेगी। हाँ, मुझे रनिंग इनकम नहीं है, पर मेरा घर धीरे धीरे अपना होता जा रहा है। ये एक 1 स्ट्रैटेजी है। दूसरा ये है कि मैं मॉर्गेज पे घर नहीं लूँगा, कैश लूँगा, और जो घर है मेरा उसके ऊपर मुझे रेंट आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मतलब मेरे लिए बहुत तगड़ी चीज़ हो जाएगी। अब पहले में क्या होता है, क्योंकि आपको कुछ रनिंग इनकम तो है नहीं, राइट, रनिंग इनकम तो है नहीं, तो आपके जो खर्चे पड़ते हैं ना, जो मैंने एग्जांपल दिया है, वो सारे बड़े गंदे किस्म के खर्चे पड़ते हैं। कुछ रहा नहीं है, जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस में है, असिस्टेड लिविंग में भी ऐसी है, जिसमें भी रियल एस्टेट इन्वॉल्व है ना, उसमें सब में ऐसे है। एक सडन छोटे स्केल पे जब आप करते हो तो जब उसका कोई खर्चा आता है उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये चीज़ें जो बंदा कर लेता है उसको पता चलता है, ये बंदा जो करता है उसको पता चलता है कि उसमें क्या क्या खर्चे आते हैं। जब कोई उसकी रूफ ख़राब होने वाली है, अच्छा, जो बेचने वाला है, जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, उसने बेचा ही इसलिए क्योंकि उसको पता है उसकी रूफ ख़राब होने वाली है। मेकिंग सेंस? और ठीक है ना, तो उसको सारा पता रहता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको सारा पता रहता है। यू विल कीप फॉलिंग विक्टिम टू दीज थिंग्स, या फिर आप खुद जाके सारी चीज़ नॉलेज इकट्ठी करो। अब जब नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी तो पैसिव नहीं रहा ये,
तो इतना ज़्यादा काम करने के बाद अगर आपने 100-125 की रेंज में बना भी लिए, 20 साल बाद आपने बना भी लिए 100K की पर मंथ पर ईयर की उससे बना भी ली, तो क्या बना, इससे ज़्यादा वो ऊपर चला लेते हैं। तो एनीवे, तो ये उसके अंदर एक बड़ा फंडा है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप घर को अंदर, अच्छा जब आपका फिर टेनेंट चला जाएगा उसमें नेगेटिव कैश फ्लो करेगा, क्योंकि आपने इस तरह से सोचा कि मॉर्गेज आएगी उससे पेमेंट करूँगा, उसमें कैरिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्टी प्रॉपर्टीज़ वेरी हाई, ऐसे करके छोटे छोटे से फंडों से करके आपके हाथ कुछ नहीं बचता। अब जो बंदा कह रहा है मैं 30 साल बाद चीज़ मेरी अपनी हो जाएगी, अगर आप आज एक गाड़ी लोगे, आज आप एक गाड़ी लो और अपने मन में ठान लो कि यार 30 साल बाद मेरी गाड़ी फ्री हो जाएगी, मान लो किसी भी तरह से होएगी, ठीक है, लेकिन उसको 30 साल रखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि कितनी अच्छी वैल्यू, मतलब बढ़िया चीज़ हो रही है। 30 साल बाद वो घर खंडर बन चुका होगा। ये अमेरिका है, इंडिया नहीं है। उसके बाद जो बचेगा वो घर नहीं होगा, वो एक मैकेनिक्स ड्रीम कार होगी, कार की तरह होगा, जिसको मैकेनिक्स बड़ी ललचाई नज़रों से देखते हैं कि भैया अब जब भी ख़राब होगा मेरे पास ही आया करेगा, और वो आपके हर दूसरे दिन आप मैकेनिक के पास लेके जाया करोगे। वो कोई वैल्यू, अब आपको कह लैंड तो है ना मेरे पास, ये बड़ा कॉमन वो है, लैंड तो है ना मेरे पास। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि लैंड यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो प्लॉट है, नॉट लैंड, रॉ लैंड अलग होती है, प्लॉट जो कट के उस पर घर खड़ा हो गया वो घर बन गया। जब घर पुराना हो गया तो वो जो उसके अंदर जो लैंड बची है यानी प्लॉट रह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि जब आप उसको तोड़ के घर बनाओगे तभी अलाउड है। ये अमेरिका है, इंडिया नहीं है कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है झुग्गियों के लोगों की, आगे आपसे सारा सामान लेके और पैसे दे के जाएंगे आपको मजदूर आगे। जो मजदूर आएंगे अमेरिका के, वो मजदूर नहीं है, वो महाराजा अकबर के शहजादे हैं। वो आएंगे और आपको आगे बोलेंगे जी ये सारा सामान ढो के लेके जाने के मैं पैसे दो। यस जाके कर लो। कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन की गूगल सर्च मारो, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग अ हाउस की मारो, उसमें 2 तरह से रीबिल्डिंग होती है। उसी के कुछ सांचे को यूज़ करके बनाया जाता है, फिर वो ब्रांड न्यू घर नहीं है। बट अगर चलो पुराने घर को दूसरा होता है कि बिल्कुल उसको तोड़ के नया घर बनाया था। दोनों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज़ वेरी 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 हाई। इंडिया नहीं है कि मलबे की जो इट्टें होती है उन्हीं को यूज़ करके रिकंस्ट्रक्शन कर ली, राइट, मेकिंग सेंस। तो वो सारा कुछ मतलब कि उसको बल्कि तोड़ने के पहले पैसे हैं, इसलिए लैंड की जो इनहेरेंट वैल्यू है वो ज़ीरो ही है, माइनस में है। बल्कि आपको कुछ लैंड की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, आपका माइंड में भ्रम है कि मेरे पास लैंड है। तो ये एक रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है। जब आप इस साइड से चलते हो कि मेरा कैश फ्लो अच्छा नहीं होगा पर मेरी वैल्यू एडिशन हो रही है, राइट, यही ना बात। दूसरे केस में वैल्यू एडिशन हो रही है, आप कह रहे हो वैल्यू मेरी, सॉरी मैं पहले ही सारा कर रहा हूँ, मेरा कैश फ्लो भी अच्छा। उसमें ये है कि आपने अपने पैसों को मैक्सिमाइज नहीं किया। अगर आपके पास पैसे हैं, राइट, तो आपने से पैसे, दूसरा जब कभी कोई सू हो गया तो आपका घर उसका हो जाएगा और फिर सारे पैसे चले जाएंगे। तीसरा एक फंडा होता है कि इस कंट्री में कि जो लोन्स होते हैं ना वो नॉन रिकोर्सेबल लोन्स होते हैं। जो घर का लोन है ना, अगर आप किसी कारण से घर का लोन नहीं दे पा रहे, मार्केट इतनी गिर जाती है कि $1 मिलियन की चीज़ 300K की रहेगी, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस घर को छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर मॉर्गेज जैसे 700K की है, उसको छोड़ दो, नया घर ले लो, दूसरा घर ले लो जिसके अंदर आपकी 300K की वैल्यू, उसमें मॉर्गेज आपकी सिर्फ 240K की होगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप डिटेल में मुझे लिख दो, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा। और बड़े बड़े तौर पे मॉर्गेज अगर होती है, वायलेट होती है उसकी, तो बैंक सिर्फ घर के पीछे जा सकता है, इट कैन नॉट गो आफ्टर यू। दैट्स अ बेसिक थिंग इन दिस कंट्री। ये नॉन रिकोर्सेबल लोन्स, अगर आपके लिए नई टर्म है तो फिर तो आप थोड़े दिन जरा 4 साल वेट ही करो जरा रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस में आने की। अगर आपके लिए नई टर्म है तो आपको अभी तो कुछ भी नहीं पता, आप तो कुछ भी नहीं हो अभी इस बिजनेस में, 2-3-4 साल वेट करो, तब समझो इस कंट्री की चीज़ों को, तब जाके कुछ इसमें करो। क्योंकि बाकी इसमें तो आप हार पर अपनी सिर्फ मेहनत लगा के टाइम वेस्ट करके ही उठोगे और कुछ नहीं होने वाला। ये पहले आप समझ लो। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता ना, तो दैट मीन्स यू जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हाउसेज हियर। ये नॉन रिकोर्सेबल लोन्स हैं। नॉन रिकोर्सेबल लोन्स होते हैं कि भी मॉर्गेज अगर आपने नहीं दी तो जो बैंक है वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ घर लेके जा सकता है। तो अगर किसी कारण से घर की वैल्यू कम हो गई तो बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है कि उसको घर को फिर बैंक को दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि स्ट्रेटजी में कोई पंगे नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन फिर भी एक रिकोर्स है आपके पास, या आपके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन वो चीज़ आप नहीं उसको लेट गो कर रहे हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर फॉर गोइंग।
एंड देन उसके बाद मनी ऑन मनी रिटर्न इज विल बी वेरी लो, क्योंकि इवेंचुअली आपके खर्चे आते रहेंगे। हमने बात तो कर ही ली है। मनी ऑन मनी रिटर्न, कैश ऑन कैश रिटर्न होता है 3-4% पे हो शुरू में, फिर 2-3% है। आपको लग रहा है कि मैंने सारा घर का लोन तो चुका दिया तो मुझे पैसे जरूर आएंगे, जरूरी नहीं है। फिर टेनेंसी की कॉस्ट है, आप देखोगे कि बड़ा कम पैसा बचता है। अगर आपके पास 2 मिलियन, अगर अच्छा हमारा शुरू से रहा है कि अगर आपने घर का काम करना तो सडन स्केल पे करना पड़ेगा, तो स्केल तो आप अचीव ही नहीं कर रहे। अगर आपको $1 मिलियन आप तो सिर्फ 2 घर लेके बैठ गए हो। अदरवाइज 20% डाउन के हिसाब से अपने 5 मिलियन के घर लेने थे, यानी कि 500 के घर है तो 10 घर लेने थे आपने। अब आप ले रहे हो 2 घर, तो 10 घर से तो आपको स्केल मिलेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम बना सकोगे। कल को रिपेयर का सिस्टम, इसका सिस्टम, उसका सिस्टम, वो तो सारा आप बना नहीं सकोगे। आप सारी ज़िंदगी उन घरों के रिपेयरमैन बन के रह जाओगे। एंड वो घरों के अंदर आपको लगे मेरे को तो पैसा आ रहा है, इससे यू वुड बी बेटर। ये बहुत कॉमन चीज़ है। यू वुड थिंक यार इससे तो ये था, मैं 1 मिलियन कहीं और डालता, बैंक में डालता, पैसे आ रहे थे और मैं अपने काम कर लेता, कम से कम मेरी चज की नौकरी तो होती यहाँ पे। तीसरी चीज़, जो घर जब ख़राब होते हैं उनके अंदर कभी पॉटी ख़राब होगी, आपको जाके क्लीन ठीक करनी पड़ेगी। अगर किचन ख़राब होगी, आपको जाके ठीक करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम ख़राब होगी, टॉयलेट सीट के जो ऊपर फ्लश होता है कितना कॉमन है, वो लीक करता रहता है, वो सब आपको ठीक करना पड़ेगा जाके, तब जाके आपको वारे पड़ेगा। आप कहोगे यार मैं प्रॉपर्टी मैनेजर रख लूँगा और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी रख लूँगा, तो याद रखना आपको बेच के खा जाएगा। पहले ही बता चुका हूँ, वो आपको बेच के खा जाएगा। और उसके बाद आप कहोगे कि नहीं मैं तो यार प्रॉपर्टी मैनेजर के बाद नहीं यार, मैं तो बंदे ले आऊँगा, वो बंदे आपको कहीं वो नहीं जाना और आपका पूरा टाइम खा जाएंगे सारा। ठीक है, आपको सामने आपको क्या हेडेक बड़ा यार, पैसे आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, हेडेक के बारे में। एक बंदे के पास ना 5 सबवे थे। ही वॉज ए गुड सबवे, मतलब अपना आर्टिस्ट, ही यूज्ड टू क्रिएट रियली गुड सबवेज एंड ऑल दैट। सो आज सबवे बनाता था, ठीक है ना, हर चीज़ प्रोपोर्शनल डाल के बड़े स्वाद सबवे बनाता था। अब होता क्या है, उस बंदे ने सोचा एक दिन मैं ना यार ओनर ऑपरेटर से ओनर मैनेजर में जाता हूँ। उसने क्या किया, 2 सबवे खरीद लिए, उनको मैनेज करने लगा। उसने देखा कि जो जैसे वो पहले महाराजा पटियाला था और उसको बहुत अच्छे पैसे आते थे, सैलरी मिलती थी ना, अच्छी मिल रही थी। तो जब उसने 2 सबवे खोले, जब लोगों को उसने सैलरियाँ दी, तो उन 2 महाराजाओं पटियाला को जो सैलरी देने के बाद जो पैसे बचे बड़े थोड़े थे। कोई इंडिया थोड़ी है कि बंदे आपको सस्ते से मिल जाएंगे, आपको पूरे पैसे दे के मिलेंगे बंदे भाई। तो उसको कुछ पैसे नहीं बचे। फिर उसको समझ में आया कि मुझे 2 नहीं 5 करने पड़ेंगे, तो उसने 5 सबवे खरीदे। कैसे भी खरीदे वो बात की बात है। फिर जाके उसको उतने पैसे आने लगे। फिर उसने एक चीज़ बोला गौरव भाई एक प्रॉब्लम है यार, हेडेक बड़ा बढ़ गया। तो हेडेक मतलब क्या? कहता कभी एम्प्लॉय कह रहा है मेरी सैलरी बढ़ा दो, कोई मेरी कह रहा है वो आया नहीं मुझे जाना पड़ गया, कोई कह रहा है मैं जाना चाहता हूँ, कोई छुट्टी मार के चला गया है, कोई छोड़ के चला गया है, कभी गोभी ख़त्म है, कभी ये ख़त्म है, कभी मतलब फूलगोभी ख़त्म है, कभी पत्ता गोभी ख़त्म है, कभी ब्रेड ख़त्म है। मैं तो सारा दिन इस बिना बात के तो आपका जो काम है फ्रॉम डूइंग एन A1 सैंडविच आर्टिस्ट जॉब, आपका काम बन गया। आपको लगता है मैं तो अब सैंडविच आर्टिस्ट नहीं हूँ, अब तो मैं काम नहीं करने चाहता। लेकिन भाई लोगों की प्रॉब्लम सुलझाना भी तो काम है, वो भी तो काम होते हैं। एक डॉक्टर कहता है मैं अब डॉक्टर नहीं करता, लेकिन जो बाकी 5 डॉक्टर काम करते हैं, उनके वीज़ों को ध्यान देना, उनका इसको ध्यान देना, उसको ध्यान देना, वो भी तो काम है ना। तो बंदा उसको बोलता है हेडेक बड़ा है, उसको हेडेक बोलते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि यही काम है। अब आप मैनेजमेंट में आ गए हो तो मैनेजमेंट में यही काम होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें यही काम होते हैं, हर एक के साथ आता है। मैंने बताया ओनर ऑपरेटर मोड, उसके बाद ओनर मैनेजर मोड में, सब में यही है, सारों में यही है। तो अब आप ओनर मैनेजर मोड में आ गए हो और आप मैनेजर, आपको लगता है मैं तो मैनेजर बन गया, इंडिया का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, मेरे आगे 4 फ़ोन पड़े हैं, मैं तो जी बस हुक्म चलाऊंगा, काम होगा। नो, आप एक भी बंदा अपने साथ रख नहीं पाओगे। वो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार सैलरी लेंगे। वो कोई इंडिया की तरह नहीं है, वो महाराजा पटियाला के शहजादे हैं, उनको सैलरियाँ देनी पड़ती है मोटी मोटी। तो इसलिए वो बंदा खुद करता है, हेडेक उसका बढ़ता चला जाता है। देखता अगर मैंने बंदा रखा फिर तो गड़बड़ हो गई, जब बंदा रखा तो वो तो मैं महाराजा शहजादा था, ये भी महाराजा शहजादा, ये भी पैसे ले रहा है उसी तरह से। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इस कंट्री के अंदर लेबर कॉस्ट इज सो हाई, वर्कफोर्स कॉस्ट इज सो हाई कि आपको वारे नहीं पड़ता। फिर वो लोग उसको बोलते हैं मेरा हेडेक बड़ा। अरे हेडेक क्या है? हर चीज़ का इलाज पैसा है। तुम पैसे के ऊपर मैप करोगे पता चल जाएगा कि तुम्हारा पैसा कुछ नहीं है, खुद काम करोगे तो चल जाएगा। हेडेक बड़ा ऐसे बोलते हैं। तो मैंने सर्वे के अंदर एग्जांपल दिया कि जब 5 के ऊपर आते हो तो डिफरेंट हेडेक हो जाता है। मैंने उसके अंदर एग्जांपल दिया आपको डॉक्टर के क्लब क्लिनिक में, सब में ऐसे है। आप पहले खुद टैक्सी चलाते थे शहजादे की तरह, फिर आपने 5 टैक्सियाँ रख ली तो आपको उतने ही पैसे बनेंगे जितने आपको पहले टैक्सी में बचते थे।
अगर आपने फार्म ले लिया, जितने पैसे आपको बनते, अपने 5 गुना जब फार्म ले लिया, उसमें बंदे रख लिए, तो आपको उतने पैसे बनेंगे जितने आपको पहले बचते थे। आपको ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे इस कंट्री में, और खुद मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। 5 फार्म्स में या 5 सबवेज में, जब 5 क्लिनिक में खुद जाना पड़ेगा। ये इंडिया नहीं है कि राउंड मारने के लिए बंदा मिल जाएगा। राउंड मारने वाले बंदों की इंश्योरेंस बड़ी हाई होती है। खुद करना है तो कर लो, लेकिन किसी बंदे को हायर करोगे, वो महाराजा पटियाला का वंशज है, उसको उसी हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। यस, उसको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, उसको पर्क्स देने पड़ेंगे। वो हर दूसरे दिन कोई पंगा लेके आ जाएगा। यस, अब आते हैं रियल एस्टेट वाली बात में, उसमें भी ऐसी होगा भाई। तुम कभी भी उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाओगे और तुम उसमें उलझ के रह जाओगे और खुद ही करते चले जाओगे सारे काम। और जब खुद करोगे वो होगा जब पंगा आएगा, जब दूसरा बंदा रखोगे, कोई हेडेक बड़ा है। आज मैंने बोला प्लम्बर को आने को, वो आया नहीं। अरे भैया वो नहीं आया, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई बंदा बोलेगा अरे अपना काम खुद करो, तो भैया उस चक्कर से आप निकल भी पड़ोगे, सारी जवानी उसमें ख़राब कर दोगे। पूरी जवानी निकलने के बाद पता चलेगा कि आपने जो कमाया वो तो कुछ भी नहीं है, सारी कमा रहे थे वही समझा रहे हो। इससे तो आप एक जॉब कर लो, इससे तो आप ऊबर चला लो। 100K पर ईयर की आमदनी है ऊबर चलाने से। सैटरडे संडे सिर्फ अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे ऊबर चलाओ तो उसके अंदर ठीक ठाक आमदनी है। मंडे टू फ्राइडे आईडी की जॉब करो, फ्राइडे सैटरडे शाम को, फ्राइडे और सैटरडे शाम, सैटरडे पूरा दिन और संडे पूरा दिन गाड़ी चलाओ ऊबर। देखो कितना पैसा बनता है, अच्छा खासा पैसा बनेगा आपका। 20 आवर्स आप डाल ही लोगे तो 50-60 के तो कहीं नहीं गए, तो इससे अच्छा तो यही कर लो। तो फिर राइट वो जो ठीक है ना, तो ऐसे करके ना बहुत सारे कैलकुलेशंस है रियल एस्टेट के अंदर। आप रियलाइज करोगे आप सिर्फ एक हेडेक पाल रहे हो एंड यू आर वर्किंग इन द ओनर ऑपरेटर मोड। तो ये सारी मैंने चीज़ें आपकी स्वाह कर दी, आपको बता दिया कि आपका क्या हाल होने वाला है अगर आप रियल एस्टेट के चक्कर में फंसते हो तो इस कंट्री में। इसको एक और चीज़ बताते हैं। आपको याद है एक स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट में आपने पता ही होगा कि स्टॉक्स को पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सुना ना, जब मैंने कहा, आपने सुना ना, मैंने सोचा स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैंने स्टॉक ले लिया, वो नीचे चला गया। मुझे लगा अब ये और नीचे जाएगा, मैंने बेच दिया, वो ऊपर चला गया। जब ऊपर गया मुझे लगा मैं ले लूँ, वो ऊपर चला गया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने और ले लिए, फिर मैंने बेचे नहीं, मुझे लगा और ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे चला गया, फिर वो और नीचे चला गया। फिर जब मेरे को लगा ये नीचे जा रहा है, मैंने बेच दिया, फिर वो और नीचे चला गया, मेरे को बड़ी खुशी हुई, फिर वो ऊपर चला गया ये चलता रहता है। तो स्टॉक मार्केट एट द एंड ऑफ द डे फॉर 90% ऑफ पीपल इट इज अ टिकट, इट्स जस्ट अ लॉटरी टिकट। ऊपर गई, आएगी नहीं आएगी नहीं, उसे नहीं पता। रियल एस्टेट का वो जो कॉम्पोनेंट है ना, 20% आपने दिया और 80% आपने मॉर्गेज पे ऑफ हो रही है। आप सोचोगे 30 साल बाद मेरी मॉर्गेज पे ऑफ हो जाएगी। जो रियल एस्टेट है वो ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी इसका किसी को नहीं पता, याद रखना। इन ऑल लाइकली, देखो रियल एस्टेट के 2-3 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक और कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। रियल एस्टेट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट पता क्या है? तो रियल एस्टेट में एक लैंड है, एक प्लॉट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है। मैंने बता दिया प्लॉट की वैल्यू 10% ऑफ द वो है, और मैंने आपको ये भी बता दिया वो लेते समय, लेने के बाद जब आपने ले लिया, सब कुछ हो गया, प्लॉट की वैल्यू माइनस में चली गई है। आपको पता नहीं चला प्लॉट की वैल्यू इस कंट्री में माइनस में है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। और कंस्ट्रक्शन बाय नेचर ऑफ द थिंग्स डिटीरियोरेट हो रही है। तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट की इस कंट्री में वो ये है कि वो इनहेरेंटली वो नीचे हो रही है, नीचे जा रही है। हर रियल एस्टेट इस कंट्री में नीचे, उसकी वैल्यू नीचे गिर रही है एवरी डे। जैसे आप गाड़ी शोरूम से निकाल के लाते हो, आपको पता है जैसे ही आपने शोरूम के अंदर से बाहर कदम रखा उसकी वैल्यू 15% कम हो चुकी है, 15-20% कम, राइट? 10 से 15% कम है, राइट? 10 से 20% कम है। यू नो दिस कॉन्सेप्ट, राइट? इसी तरह से जब घर है उसकी वैल्यू नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ सम एक्स फैक्टर्स। घरों की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती। बंदा कहता है मेरा घर ऊपर चला गया, मेरा घर ऊपर चला गया। अरे भैया वो एक्स फैक्टर्स हैं, वो एक्स फैक्टर्स हैं, तो सारे एक्स फैक्टर्स जिनको किसी को नहीं पता। आपको लगता है मुझे पता चल गया, मुझे किसी को नहीं पता। जो बंदा के कह रहा है मुझे पक्का पता है रियल एस्टेट ऊपर जाएगी, नहीं कह सकते, कुछ झूठ बोल रहा है। जो बंदा कह रहा है ना मैं स्टॉक प्राइस मुझे पक्का पता ऊपर जाएगा एप्पल का, अरे झूठ बोल रहा है, ऐसे पता कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। बंदा कहेगा टेस्ला का स्टॉक नीचे जाएगा पक्का, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते भाई। तुम्हें पता ना इस रूल का, सिंपल से रूल का। रियल एस्टेट में भी ऐसी है इस कंट्री में, अमेरिका में। तुम कुछ नहीं कह सकते ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तुम्हारा भ्रम है।
तुम्हारा भ्रम है कि ये ऊपर जाएगी इंडिया की तरह। तुम कहते हो ना एक सिटी की रियल एस्टेट नीचे ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, पक्का जाएगी। मैं कहता हूँ सिटी ही खत्म हो जाते हैं यहाँ सिटीज़ ही खत्म हो जाते हैं। ये गोरो ने इम्प्लीमेंट किया हुआ सिस्टम कि फोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जहाँ इधर क्रिएट होता रहता है उधर डिस्ट्रॉय होता रहता है कुछ ना कुछ, वो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ ना डिस्ट्रॉय भी होता है, इस कंट्री में डिस्ट्रॉय भी होते हैं सिटीज़। कंपनियां बंद हो जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, जिस जगह पे जहाँ पे बड़ा थ्राइविंग बिजनेस होता था वो बंद हो जाते हैं सिटीज़। अगर आपने करना है मारना है तो एक गूगल मारो आयरन डस्ट बेल्ट ऑफ अमेरिका, कुछ आएगा। आयरन डस्ट बेल्ट बोलते हैं, आयरन रस्ट बेल्ट कुछ ऐसे बोलते हैं। ये ओहायो वगैरह में पहले बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी 60s में 60s में 70s में। अटलांटिक सिटी फेमस था शिपयार्ड के लिए, रेल यार्ड के लिए, किसी चीज़ के लिए। बंद हो गया सारा कुछ, वो बाद में रिवाइव हुआ गैम्बलिंग इंडस्ट्री से। ऐसे बहुत सारे हैं इस कंट्री के एग्जाम्पल। 30 साल का कोई भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है सिटी आ जाए तो कल भी ऊपर आएगा, 30 साल बाद कुछ नहीं बचना उसका। टिकट लिया आपने लॉटरी की, इसका रिजल्ट 30 साल बाद आएगा, कुछ नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे पैसे आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। 7-8-9% तो आपके S&P में बन जाएंगे। बहुत सारे तगड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पे ध्यान दो। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? यस, बिल्कुल रियल एस्टेट बिल्कुल खोखला लड्डू एसेट है इस कंट्री के अंदर। कोई जरूरी नहीं ऊपर जाए। टिकट ले रहे हो आप, टिकट लॉटरी टिकट जिसका कोई भरोसा नहीं है, ये आपका भ्रम है कि ऊपर जाएगी। ठीक है। और रियल एस्टेट के बारे में आपको क्या बताएं? राइट। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डिटरमिन करते हैं रियल एस्टेट कैसे जाएगी। अच्छा, एक और बात है, रियल एस्टेट में रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक थोड़ा सा है एक फॉर्मूला, अगर आपको वो करना है तो। सिर्फ और सिर्फ मैनहट्टन में और सिर्फ मतलब कि पालो एल्टो और कुपर्टिनो ऐसे 2-3 सिटीज़ हैं। सब बे एरिया के अंदर फ्यू सबर्ब्स हैं, मैंने 2 गिना दी, और भी 2-3 और हो गए, 4-5 हो गए, 6-7 होंगे। मैनहट्टन के अंदर कुछ सबर्ब्स हैं, उनके अंदर होता है कि आपके रियल एस्टेट की एक्चुअल कोई वैल्यू है। हाँ, मैं इनहेरेंट वैल्यू बता रहा था, तो इनहेरेंट वैल्यू 0 है। रियल एस्टेट की इनहेरेंट वैल्यू नेगेटिव जा रही है, बिल्कुल क्लियर हो गया सबको। ठीक है। तो सिर्फ पैलो एल्टो और इसमें 2-3 जगहों पे मैंने जो नोट किया है उनके अंदर लगता है कि बे एरिया के अंदर इसकी वैल्यू है। लेकिन रिमेंबर, याद रखना, कल का प्रोडक्शन बाउल, कल की प्रोडक्शन बेल्ट आज की डस्ट बेल्ट है, आयरन डस्ट बेल्ट है। आज का सिलिकॉन वैली कल का डस्ट वैली बनेगा, ये याद रखना। और बड़ी जल्दी बन सकता है, बहुत जल्दी बन सकता है। वैसे भी टेक्नोलॉजी काफ़ी काम अमेज़न में जा चुका है। अब अमेज़न के अंदर बंदे चाहिए जो सिएटल में है, उसके हेडक्वार्टर्स। डोंट गेट सरप्राइज, कि अपने दिमाग से निकाल दो। बट फिर भी हैविंग ऑल सेड एंड डन, कुपर्टिनो, पैलो एल्टो वगैरह में देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड इटसेल्फ, कुछ है उसके अंदर। इन दोनों ये 2-3 एक्सेप्शन मैनहट्टन में है, कुछ उसकी एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज इन जनरल नहीं है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रिकॉर्ड वैकेंसीज हुई हैं, कंपनीज ने ऑफिस छोड़े हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग कम हो गई है, लोगों का आना जाना कम हो गया, तो होटल्स और ऑफिस बिल्डिंग्स ये सारे रिकॉर्ड अमाउंट में अवेलेबल हैं। आप कहते हो ना टैंपा ऊपर जाएगा, ऑस्टिन ऊपर जाएगा, डैलस ऊपर जाएगा, वो तो ऑलरेडी ऊपर है ब्रदर। फॉल्सम ऊपर जाएगा, वो तो ऑलरेडी ऊपर है ब्रदर। यू नेवर नो। अब बताओ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको हिस्टोरिकल स्टैंड देखा पिछले 10 साल का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रदर। स्टॉक मार्केट में आप जानते हो इसी प्रिंसिपल से, 10 महीने से जो स्टॉक ऊपर जा रहा है जरूरी नहीं कल को ऊपर जाएगा। आपको पता है रूल। स्टॉक मार्केट में जो चीज़ फास्ट आपने लर्न किया, वही चीज़ रियल एस्टेट मार्केट में स्लो होती है, बस ये फ़र्क है। कुछ नहीं कोई कह सकता कि ऊपर जाएगा, कोई नहीं कह सकता ऊपर जाएगी रियल एस्टेट। मैंने बता दिया, रियल एस्टेट तो छोड़ो, 4 घर तो छोड़ो, पूरा सिटी ना नीचे चला जाए। ठीक है ना। आप कह रहे हो फॉल्सम जाएगा, भैया ये पूरे सिटीज़ भी ख़त्म हो सकते हैं सारे के सारे, जब अपने दिमाग से निकाल दो कि ऊपर पक्का जाएंगे। राइट।
तो इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो। सैन फ्रांसिस्को जो हाल है आज, सैन फ्रांसिस्को नीचे है। चलो आपको एक चैलेंज देता हूँ, आज बताओ नीचे है ना वो, तो अब बताओ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। वो तो नीचे है ना, उसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांस है। जो ऊपर है उसका तो क्लियर है आपको, फॉल्सम नीचे नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, वो तो नीचे जाने का ज़्यादा चांस लग रहा है अब। लेकिन चलो क्वेश्चन मार्क है, सैन फ्रांसिस्को तो नीचे है ना। कौन सा डेटा एनालाइज करोगे जिससे तुम कह सको 100% सैन फ्रांसिस्को ऊपर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, ये आपका भ्रम है। जो भी आप एनालिसिस करोगे, डेटा लेकर आओगे, अगर आपको सच में इतना एनालिसिस और आपको डेटा का इतना पता है तो फिर आप इतने अनलिक्विडेबल एसेट में क्यों जा रहे हो? आप स्टॉक्स में जाओ ना यार। लिक्विड कितना है वो, कितना लिक्विड एसेट है, कितना लिक्विडेबल है मतलब, राइट? उसमें जाओ ना फिर। अगर आपको इतना ही अपनी कैपेबिलिटी पे वो है, भरोसा है, तो स्टॉक मार्केट में जाओ। फिर आप कहोगे स्टॉक मार्केट तो मेरा दोस्त कमा रहा है, ही इज अमंग द टॉप 10। स्टॉक मार्केट पूरा पर्दाफाश करूंगा मैंने एक दो वीडियो बनाया कि इनसाइडर ट्रेडिंग इंक्लूड करता होगा पक्का। अंबानी डानी क्यों नहीं करेंगे भाई, राजे हैं वहाँ के, वो तो करेंगे। तो ऐसे करके ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ पे बिल्कुल भूल जाओ। स्टॉक मार्केट के अंदर आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपका दिमाग ऐसे काम करता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। एक रूल है, जाके गूगल मारना है, गूगल हर गैम्बलर को लगता है उसने एक पैटर्न ढूंढ लिया है। आपको भी लगेगा मैंने स्टॉक के अंदर पैटर्न ढूंढ लिया है। टॉप 10% आर द ऑपरेटर्स, वो आपके साथ खेलते हैं। टॉप 5% होते हैं, जो टॉप 1% है वो 9% के साथ भी बाकी खेलते हैं, और वो 99 के साथ, बाकी 90% के साथ खेल रहे होते हैं सारे, राइट? सिर्फ टॉप 1% है जो पैसे बना के उठते हैं, उसमें से भी टॉप कोई 0.1% है जो बहुत पैसे बनाते हैं। वॉरेन बुफे उन्हीं में से एक है। वॉरेन बुफे आपको, ठीक है ना, मैं स्टॉक मार्केट में पूरा बनाऊंगा सारा वीडियो। आज रियल एस्टेट में सारी एंड करते हैं बात, ठीक है? ओके जी।